हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कहते हैं जब एक प्रोसेस होता है, किसको क्या प्रोसेस होता है? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये कैसे क्या होता है अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, जो नल हाइपोथेसिस होती है, वो क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस। मान लीजिए मेरे पास दो टीचर हैं स्टैटिस्टिक्स के, टीचर 1 टीचर 2, ये दोनों। अब नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो ये दोनों टीचर हैं, मैंने एक एक हाइपोथेसिस होता है एक क्लेम करना। नल हाइपोथेसिस क्या हो? एक क्लेम किया हमने कि भाई जो ये दो टीचर हैं T1 और T2, जो ये मेरे पास दो टीचर हैं, ये एक जैसा पढ़ाते हैं। अब देखिए, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुआ? अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। ये हमें ये कहता है कि जो टीचर 1 और टीचर 2 नहीं है ना, ये सेम नहीं पढ़ाते हैं। जो एक टीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है दूसरे टीचर से। किस बेसिस पर इसने कहा? डाटा का इसने एनालिसिस किया, बच्चों से पूछा कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है कौन टीचर नहीं। तो इसमें मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो ये क्या था? ये एक प्रोसेस ही हुआ ना। किसको? इसी इसी को तो हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब ये प्रोसेस हुआ ना एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का मेरे पास नल हाइपोथेसिस को। अब देखिए दूसरी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो मान लीजिए मैंने एक क्लेम किया, मैंने एक नल हाइपोथेसिस को एज्यूम किया। मैंने ये कहा कि जो फ्रंट बेंचर है वो जो बैक बेंचर से इक्वली इंटेलिजेंट हैं। ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। लेकिन जब डाटा एनालिसिस हुआ, जब ट्रेनी के पास गया, लर्निंग प्रोसेस में जब वो गया, तो पाया ये गया कि जो फ्रंट बेंचर बेंचर थे उनके ज़्यादा मार्क्स थे, स्कोर मोर कर रहे थे वो बैक बेंचर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बैक फ्रंट बेंचर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बैक बेंचर से। तो इसमें भी मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। ठीक है। अब ये जो डाटा जो होता है ना, जो मेरे पास वो मतलब होता है, उसको देखिए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है पी वैल्यू का। पी वैल्यू क्या हुआ? पी वैल्यू मेरा कहता है सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करता है। ये एक डाटा होता है। पी वैल्यू हमें बताता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताता है आपकी नल हाइपोथेसिस की रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। मान लीजिए जो यहाँ पर जो फ्रंट मेजर से बैक मेजर से इनके दोनों के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो मेरी ये वहाँ पर पी वैल्यू जो होगी उसका सिग्निफिकेंस लेवल हाई होगा। पी वैल्यू को जब सिग्निफिकेंस लेवल हाई होगा तो मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो हम क्या करते हैं, हम पी वैल्यू से या डाटा से हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। ठीक है। अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट? हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। जो डाटा हमारे पास आएगा उसको मैं क्या कहूँगा? पी वैल्यू कहूँगा, नहीं कहूँगा, है ना। तो अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या हुआ? सिग्निफिकेंस लेवल हमें ये बताता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुई या वो रिजेक्ट हुई। देखो, आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन 0.05 की फॉर पी वैल्यू मैंने देखो इसका क्या मतलब हुआ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास जो सिग्निफिकेंस लेवल है, जो मेरे पास पी वैल्यू है, अगर वो 0.05 के बीच में आती है, तो इसका मतलब है जो मेरी मतलब कि जर्नली हमारे पास 0.05 आता है पी वैल्यू का वैल्यू। मान लीजिए हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 100 कंट्रीज़ हैं। हमने एक मतलब एक एजम्पशन किया, एक एनालिसिस किया, उसमें हमने देखा जो 95 कंट्रीज़ थी उनका जो जीडीपी था वो बिफोर पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक इक्वल था। लेकिन जो इक्वल नहीं था, और 5 कंट्रीज़ का जो बिफोर पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक जो जीडीपी था वो इक्वल था। तो हमें यही कहता है, अगर तो पी वैल्यू कितना है? 0.05 की जो आती है हमारे पास, ये हमें ये कहता है कि मैंने आपको एग्जांपल से समझा लिया। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है हम फिक्स करते हैं किससे? पी वैल्यू से। ठीक है। अब हम ये पी वैल्यू कहाँ से कैसे निकालते हैं?
हम कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पी वैल्यू हमें क्यों चाहिए होती है? पी वैल्यू हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को उसी से रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए हम टी टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, एनोवा टेस्ट करते हैं, जेड टेस्ट करते हैं। इसे हम सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को। अगर मेरे पास पी वैल्यू की जो वैल्यू है, अगर वो लेस देन 0.01 आई, तो मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। बात आ गई समझ? अगर मेरे पास वैल्यू इसकी 0.01 से कम और 0.05 से ये ज़्यादा आ गई, तो मेरे पास ये भी एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसे अगर 0.05 से कम आई ना, और अगर 0.01 से ज़्यादा आई, तो ये भी स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस का। ठीक है। अगर मेरे पास वैल्यू 0.05 से मतलब ये आ गई ऐसे 0.1, तो माइल्ड केस हो जाएगा अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। अगर मेरी वैल्यू 0.1 से ज़्यादा आई, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा जिससे मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकूं। तो इस केस में मेरी नल हाइपोथेसिस अगर ग्रेटर देन 0.1 आए, तो इस केस में मेरी जो एजम्पशन होगी वो ट्रू होल्ड हो जाएगी। अब देखिए, इसके लिए जो हम पी वैल्यू के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, एनओवर टेस्ट करते हैं, ठीक है, पी वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। बात आ गई समझ? टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हम 3 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। कौन सा मान 3 कॉलम हम बनाते नहीं है हमने इस केस में। ऐसे मान लीजिए हमने 3 कॉलम बनाए। एक में हमने जेंडर का रखा कॉलम, एक में हमने रखा मार्क्स का कॉलम, एक में हमने रखा सब्जेक्ट का कॉलम। देखिए अब समझिए बात अच्छी तरह क्या होता है। तो जो ये है ना, इसमें 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 क्या है, इसमें हमें ये इसमें हमें ये देखा जाता है। देखिए ये जो ये कॉलम होता है ना, अगर इसको मैं कहता हूँ कैटेगरिकल कॉलम, ठीक है। मतलब कि ये इसको मैं मेजर मत कर सकता हूँ, मतलब मेल फीमेल इसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि ये दो ही है। मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, ये मत है 1 2 3 नंबर मत है कोई ये। तभी मैं इसको कहता हूँ ये कि एक कैटेगरिकल कॉलम है मेरे पास। ये क्या है, ये कंटिन्यूस कॉलम है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास कंटिन्यूस कॉलम है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल, इसको कंटिन्यूस कॉलम को हम न्यूमेरिकल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कॉलम, ठीक है। और अब देखिए कैटेगरिकल कॉलम में जेंडर होता है, सिटी होती है, कलर इन आवर डाटा। जो हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम होता है ना, जो मतलब इसमें हम क्या 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 यार, जो कैटेगरिकल कॉलम में हम सॉरी जो कैटेगरिकल कॉलम में जो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे जेंडर आया, सिटी आया। सिटी है, एक सिटी है, तो उसी सिटी में हम कर रहे हैं कोड, तो इसको हम थोड़ी मेजर करेंगे सिटी को। तो ये एक कैटेगरिकल कॉलम हो गया मेरे पास, जैसे कलर। लेकिन हाइट, वेट, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्लास में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक कंटिन्यूस डाटा है मेरे पास, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? अब देखिए, अब पी वैल्यू अगर अगर मैं कैटेगरिकल कॉलम को कैटेगरिकल कॉलम से मतलब कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तब मैं उस टेस्ट को कहूँगा काई स्क्वायर टेस्ट। अगर मैं कैटेगरिकल कॉलम को कंटिन्यूस कॉलम से ये कंपेयर कर रहा हूँ, उस टेस्ट को मैं कहूँगा टी टेस्ट। किस किस को? कैटेगरिकल कॉलम को अगर मैं कंटिन्यूस कॉलम से उससे करूँगा, ये टेस्ट करूँगा। और अगर 2 से ज़्यादा कॉलम्स मेरे पास होंगे, तब उस टेस्ट को मैं कहूँगा अनोवा टेस्ट, ठीक है। अगर मेरे पास कंटिन्यूस कॉलम को कैटेगरी कॉलम से करूँगा, तो ये एक दूसरा टेस्ट होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अगर मैं कंटिन्यूस कॉलम को कंटिन्यूस कॉलम से करूँगा, तो इसको कोरिलेशन कहते हैं, मतलब कि स्ट्रेंथ करूँगा मैं मेजर 2 कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में। जब मैं 2 कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ को मेजर करूँगा, उसको मैं कोरिलेशन कहूँगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर मेरे पास जो मीन है वो एबो है या बिलो है किसी एक नंबर के, उसको मैं टी टेस्ट कहता हूँ। ठीक है, बात आ गई समझ आपको? तो 2 कैटेगरी टी टेस्ट हम इसको कहते हैं। थैंक यू।